नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर उपस्थित हूं आप लोग के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। आज की डेट में सभी बच्चे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्पोर्ट्स में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ सिंगिंग में, कुछ किसी और तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग जेई मेन, जेई एडवांस, नीट या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है अपने आप में एक बहुत टायरिंग प्रोसेस है और आपकी छोटी छोटी मिस्टेक आपको उस कंपटीशन से बहुत दूर ले जाती है। और अगर वो मिस्टेक्स आपने अवॉइड कर ली तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं आपको उस कंपटीशन में बहुत ऊपर ले जा सकती है। मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर मेरे इस वीडियो के हर पॉइंट को आपने एडॉप्ट कर लिया, आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने से नहीं रोक सकती। हर बच्चा आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आपको 10 से लेकर 14 तक पॉइंट्स बताऊंगा जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, जिन चीज़ों को वो ध्यान नहीं देते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए। अगर आप लोगों ने इन बातों को ध्यान दिया, इन बातों पे अमल किया और ये मिस्टेक्स नहीं की तो आपके परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे आ सकती है जो शायद आपके ड्रीम में आता हो। दोस्तों, पहला पॉइंट है प्रॉपर स्टडी प्लान का ना होना। बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, लेकिन उनको प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो बच्चे अपने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर जाते हैं, वो तैयारी ही नहीं कर पाते। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस तैयारी के प्रोसेस में अपना गोल सेट करना है। आपको वीकली, डेली, मंथली गोल सेट करना है और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने टॉपिक, सब्जेक्ट, चैप्टर को चूज करके अपने लिए एक माइलस्टोन चूज करना है। उस गोल को जो आपने सेट किया है रिव्यू करना है। अगर आप ये रिव्यू करते रहेंगे और अपने माइलस्टोन आपने सेट किया हुआ है वो अगर आप अचीव करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके स्टडी प्लान में कोई भी प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे प्रॉपर क्या पैटर्न आना है, क्या सिलेबस आएगा, किस तरीके से मार्किंग होगी, ये भी रिव्यू नहीं करते। वो ये देखते ही नहीं कि क्या इस साल इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई पैटर्न चेंज हुआ है। अभी अगर आप क्लास 11th में है या 12th में है, 12th वाले बच्चे स्पेशली ये देख चुके होंगे कि जेई मेन ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे चेंज किया है। जो पिछले 3-4 सालों से चल रहा था उसमें चेंज हो गया है। पहले ऑप्शन देते थे कि 10 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 2025 से 2025 से वो ऑप्शन उन्होंने हटा दिया। अब आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, मतलब हर क्वेश्चन कंपलसरी है। जब बच्चों को ये पता नहीं होता कि पैटर्न क्या है और वो सडनली एग्जाम सेंटर में जाते हैं और क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। सबसे अच्छा रीजन ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हर साल उसका रिव्यू करते रहिए कि यार इस साल कोई पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन पेपर या सिलेबस कम तो नहीं हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर तो ऐड नहीं हो गया है। अगर आप ये रिव्यू करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चैप्टर आपसे छूट जाए। जब बच्चे क्लास 9, 10th, 11th में है तब तो उनके लिए रिव्यू करना बड़ा इजी होता है, लेकिन जो 12th में बच्चे हैं उनको भी एक्चुअल एग्जाम से 2-3 महीने पहले ये नोटिफिकेशन टेस्ट कंडक्शन बॉडी से आ जाता है, तो वो प्रॉपर अपना रिव्यू कर सकते हैं। और अगर उन्होंने प्रॉपरली तैयारी करी है तो पैटर्न में कोई भी चेंज हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तैयारी प्रॉपर है, उन्होंने चैप्टर को समझा है और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट के कई सारे बुक्स को रिफर करने लगते हैं कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप मेरी बात माने तो कुछ बुक्स के साथ ही स्टिक रहें, मतलब आप 2 या 3 बुक से ज्यादा रिफर नहीं करिए, क्योंकि अगर जो बुक्स का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सभी बुक्स का सेम है, हो सकता है जितनी ज्यादा बुक्स आप रिफर करें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे अच्छा, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग में जाते होंगे, किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो,
तो उनके द्वारा रिकमेंडेड बुक या उनके द्वारा प्रोवाइडेड बुक से आप तैयारी करिए, उनके चैप्टर्स पढ़िए, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके प्रैक्टिस पेपर करिए, तो आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि फंडामेंटली सभी क्वेश्चंस या सभी बुक्स में सेम तरीके के ही क्वेश्चंस रहते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने जो कुछ बुक्स मैं बोल रहा हूँ उस पर आप स्ट्रिक्ट रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अपना मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट छोड़ देते हैं। उनको ये डर रहता है कि अगर अभी मॉक टेस्ट हम करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो घर में मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि इसकी तैयारी नहीं है, कॉन्फिडेंट वो नहीं रहते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, फुल प्रैक्टिस पेपर करिए, उस एटमॉस्फेयर में करिए, उतने ड्यूरेशन में करिए जितना एक्चुअल एग्जाम होता है। ठीक है, आपको पता चलेगा क्या फायदा है, आपको पता चलेगा कि आपके लूप होल्स कहाँ पे हैं, किस सब्जेक्ट की, किस चैप्टर की आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको अपना फीडबैक पता चलेगा। तो आपको अपना मॉक टेस्ट तो देना ही है। उस चिंता से दूर रहिए कि मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें भी समझ में आती है कि बच्चा भी प्रैक्टिस कर रहा है और हो सकता है अगले पेपर में ज्यादा अच्छे से सॉल्व करे, पेपर को सॉल्व करके आए। क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो आपको ये पता रहेगा कि कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं। साथ में आपको ये पता रहेगा कि किस तरीके से एक्चुअल एग्जाम होता है, उसमें कैसे पेपर देना है, किस तरीके से आपको चैप्टर्स क्वेश्चन वाइज अपना टाइम डिवोट करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कभी भी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर को स्किप मत करिए। ये आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और अपना फीडबैक ले रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उनका वीकन एरिया है, या मैं ये बोलना चाहता हूँ जो उनका कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में उनकी पकड़ ज़्यादा नहीं है, जिस चैप्टर पे उनकी पकड़ ज़्यादा नहीं है, वो निग्लेक्ट कर देते हैं। वो जनरली उन सब्जेक्ट की या उन चैप्टर की या उन टॉपिक्स की ज़्यादा तैयारी करते हैं जो ऑलरेडी उनका स्ट्रॉन्ग है। उससे होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उनका छूट जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही आपको पता चले कि ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर चैप्टर या ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो आपको तो और कॉन्क्रीट डिसीजन लेना है, अपनी क्षमता उसमें और ज्यादा लगानी है कि नहीं, मुझे तो ये सीखना ही है। उसके लिए स्पेशल टाइम टेबल बनाइए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये ही चैप्टर पढ़ूंगा, इसकी ही प्रैक्टिस करूंगा। देखो, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार पढ़ने से बेहतरीन रिजल्ट आता है। मैं अपने हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि एक बार मैंने ब्रूस ली का एग्जाम्पल देखा था। वो बोलता है कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसने 50,000 बार 50,000 तरीके से प्रैक्टिस करी है, लेकिन मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक ही टेक्निक की प्रैक्टिस 50,000 बार करी है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत करना है और कंटिन्यू करना है, तो आपको आपके उस रिजल्ट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक छठवां पॉइंट है दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज के काम को कल पे टाल देते हैं। नहीं, ये चैप्टर मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, मैं इसको कल पढ़ूंगा या मैं परसों पढ़ूंगा। होता क्या है, आज के दिन में आपने कल का टाइम भी उधार ले लिया। आज तो आप पढ़ ही रहे हैं, कल आपको कुछ और पढ़ना है, लेकिन आपने बोला कि नहीं, आज मैं ये नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। होता क्या है, जब आपका एक्चुअल डे आता है, एग्जाम का आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डे आता है या एनुअल एग्जाम का डे आता है, उससे पहले आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब दिमाग में इतनी सारी चीजें उस टाइम पे आपके अंदर आती नहीं है, दिमाग के अंदर नहीं आ पाती, आप भूल जाते हो। आप सोचते हो कि यार कल ही तो मैं इसको पढ़ के आया, लेकिन मेरे दिमाग में आ क्यों नहीं रहा, ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। दिमाग की भी कैपेसिटी है, आपको उसको बढ़ाना है। तो कोई भी चीज, कोई भी पढ़ाई, आज की पढ़ाई को कल मत टालिए। आप उसका प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उस माइंडसेट से पढ़िए कि मुझे तो ये पढ़ना ही है, आज का काम मुझे आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है, अपने आप के लिए टाइम टेबल बनाया है कि मुझे ये चैप्टर करना ही है। अगर आप इन चीजों पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने से रोक सके, आपके डिजायर रैंक्स को आपको प्राप्त ना करने दे। दोस्तों, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये डेफिनेटली टायरिंग प्रोसेस है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था।
प्लस ये आपकी बहुत मेहनत मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और आपसे एक कमिटमेंट मांगता है। डिटर्मिनेशन तो आपके साथ होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 7वें पॉइंट की, रोट लर्निंग। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप रट्टाफिकेशन से नहीं जीत सकते। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रट्टाफिकेशन से आप पार नहीं पा सकते। कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपके टीचर ने बताया हो कि ये आप रट लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसका आंसर ये आएगा। वो सिर्फ कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आप कर सकते हो। लेकिन जहां तक एनालिटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें रट्टाफिकेशन काम आता ही नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रोट लर्निंग से दूर रहिए। अब तो सीबीएसई ने भी 2025 से जो क्वेश्चंस आएंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, उसमें भी उन्होंने एनालिटिकल पार्ट को ज्यादा डाला है या उसका परसेंटेज बढ़ा दिया है। वो भी चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ रटे नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझें जो वो लिख रहे हैं। तो अगर आपकी आदत भी ये है कि आपको रट के याद करना अच्छा लगता है, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में काम नहीं आएंगे। अपने रटने की आदत छोड़ दीजिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री के फिजिकल पार्ट हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। तो आपको अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि आप रोट लर्निंग से दूर रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। देखिए कैसे नहीं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन होता, कैसे नहीं आप एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या एम्स से मेडिकल करते हैं या सीईटी के थ्रू सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ये पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों। मैंने अभी तक आपसे 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 7 पॉइंट और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप इसी वीडियो के पार्ट 2 पे मिलिएगा, मैं आपको नेक्स्ट 7 पॉइंट उसमें डिस्कस करूंगा। और अगर आपने ये 14 पॉइंट, 14 पूरे भी नहीं, अगर उसमें से 10 पॉइंट भी आपने कर लिए ना, तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ड्रीम सब्जेक्ट्स लेके पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बेहतरीन वकील, बेहतरीन सीए, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर बिल्कुल बन सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ट्यून करके रखिएगा, बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट आएगा। थैंक यू।